जी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये कोरोना का जो पेंडेमिक है, बल्कि एपिडेमिक है, ये पूरी दुनिया इसकी पकड़ में है, इसकी लपेट में है। और ये अजीबो गरीब वबा है और बड़ी तकलीफ दे है। बाज़ जगह पे मैंने सुना है, अल्लाह जाने इसमें कितनी सदाकत है, बज़ाहिर तो सदाकत ही लगती है कि जब लोग बीमार होते हैं अस्पताल में, खुदा न खास्ता वो जान से चले जाते हैं, तो उनके जो पसमानदगान और लवाकिन उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। फिर उनकी तदफीन होती है तो उन्हें नहलाने की भी इजाज़त नहीं है। तदफीन में कहीं कहीं दो चार लोग शरीक हो जाते हैं, जनाजे की इजाज़त नहीं है। मतलब कि ये बड़ी ही अजीबो गरीब और तकलीफ दे। ठीक है, इससे पहले भी आते रहे, लेकिन लोग जनाजे भी पढ़ते रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं साथ साथ, लेकिन ये अजीबो गरीब वबा है, ये तकलीफ से बहुत ज़्यादा है। अब ये इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये नेचुरल है, ये मैन मेड है, या ये क्या है क्या नहीं है, ये भी वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 3 लाख लोग दुनिया में इस जान से जा चुके हैं। चाइना से ये शुरू हुआ था और चाइना ने तो कंट्रोल कर लिया, उनके यहाँ अपनी एक्टिविटीज़ भी जारी हैं, हर चीज़ जारी है। लेकिन दीगर ख़ास तौर से मगरब जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। हलाकतें किसी की भी हों, कोई भी हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसका यानी कि हमें तकलीफ़ है और किसी की जान जानी नहीं चाहिए। वो एक स्पेनिश फ्लू था जो इंडिया से शुरू हुआ था, तो मुझे एक वो बात याद आई, ये जो अभी मैं कह रहा था कि ना कोई जनाजा पढ़ सकता है, ना लोग मिल सकते हैं अपने मरीज़ से, अपने प्यारों से। बहुत सारे लोग, तुम प्रेस में ये भी सुना है कि वो जाते ही नहीं, वो कहते हैं बस ठीक है जो भी है, और जाने भी नहीं दिया जाता। तो वो आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा कि वो गालिब ड्रामा था, उसमें वो जब वो क्लिप भी है सोशल मीडिया पे कि जब वो गालिब अपने घर से निकलते हैं तो उनकी वाइफ पीछे से कहती है, घर से अंदर से आवाज़ आती है कि ज़रा ख्याल से जाना, बाहर एक वबा फैली हुई है। खैर वो जवाब देता है, वो गालिब साहब जो हैं वो, उसके बाद वो एक शेर पढ़ता है, लगता ऐसा है कि आज के लिए वो शेर था कि पढ़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा खां कोई ना हो। ऐसे ही सिचुएशन बिल्कुल यही है। तो अब मसला यह है कि एक चीज जो है वो हो चुकी है, उससे निपटना कैसे है। जिस वक्त ये कोरोना की वबा फैलने की इत्तला पाकिस्तान में आई, अचानक ही एक दिन हमने देखा अफरा तफरी सी है और लॉकडाउन की बातें, तो फलाना, तो ये, तो वो। और उस वक्त कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, अगर आपको याद होगा, 4 मार्च की बात है, ऐसे ही है कोई। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, अभी भी कोई हमारे एक भाई कह रहे थे कि जी हमें डॉक्टरों के साथ यकजहती करनी चाहिए, साथ वो ये भी कह रहे थे कि ये इजलास भी ख़त्म होना चाहिए। तो हम यकजहती का इजहार कैसे कर सकते हैं? अगर डॉक्टर अपनी जान का रिस्क लेके और वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट तो कलेक्टिव विजडम है, उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए था। रिस्क तो है, रिस्क तो जब आदमी घर से नहीं, और वबा फैली हुई है, तो अगर हम पार्लियामेंटेरियन ना होते, इस हाउस के मेंबर ना होते, अपर हाउस के, तो हम भी ठीक है, हम बैठे हुए होते घर पे।
मैं तो ये समझता हूं कि उस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जिस तरह से खत्म किया गया था वो नहीं करना चाहिए था, उसको चलाना चाहिए था, इसलिए कि हमने मुकाबला करना है। लेकिन आपने ये देखा कि 2 महीने तक दोनों इजलास नहीं हुए। आपकी खबरें हमने सुनी कि आपने हुकूमत को भी लिखा। अब भी ये जो इजलास दोनों हो रहे हैं, ये अफसोस की बात है कि ये दोनों अपोजिशन की रिक्विजिशन पे हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट को खुद बुला लेना चाहिए था, रिक्विजिशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। अपोजिशन ने इंतजार किया, नहीं हुआ तो फिर रिक्विजिट किया है और उसके बाद ये इजलास हो गए। इसका मतलब, इसका ये भी तो एंगल है ना, दुनिया तो देखती है ना, अपने अपना जाविया निगाह हर शख्स का होता है, तो वो तो ये देखते हैं कि ये कितने सीरियस हैं, इस वबा से निपटना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। और अगर चाहते होते तो इजलास तो खुद बुलाना चाहिए था। अपोजिशन का क्या काम है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, उसके तहत फिर अपोजिशन ने अपना जो भी सिलसिला है वो किया है। बहरहाल अब जो भी है, उसके बाद लॉकडाउन की बातें हुई, फिर अजीब व गरीब अभी मैस है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं है सारी। मसलन आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा, और पॉम्पियो जो है उन्होंने चाइना पे इल्जाम लगाया कि ये चाइनीज वायरस है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए, जिसपे वहां पे साफियों ने एतराज भी किया है। फिर ये भी हुआ कि चाइना के नायब वजीर खारजा, नहीं वजीर खारजा, और उनके जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, जो यहाँ पे हाई कमिश्नर भी उनके रह के जा चुके हैं जी, उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है, बड़ा सख्त सा जवाब दिया, जो कि चाइनीज नॉर्मली देते नहीं है इस तरह के जवाब। अब इसका जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। अब सवाल ये है जनाबे चेयरमैन कि इसका मुकाबला कैसे करना। 2 चीजें हैं यहां पे, मैं अजीब अजीब बातें सुनता हूं कि जी सिर्फ कोरोना पे बात करें और किसी इशू पे बात ना करें। भाई कोरोना पे तो बात 3 महीने से कोरोना ही पे ही हो रही है। अब तो बच्चों को पता है कि कोरोना क्या है, कोरोना से कैसे निपटना है, हाथ धोना है, नहीं धोना है, लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये सब कुछ पता लग गया है। और उसका इलाज नहीं है अभी तक कोई, उसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, और उसकी वैक्सीन अगर आएगी भी तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं। ये सारी बातें पता लग गई हैं। रोजाना डॉक्टर चैनल्स पे बैठ के हमें सब कुछ मतलब के पढ़ाते हैं। लेकिन ये पार्लियामेंट का क्या काम है, हुकूमत का क्या काम है, ये है असल सवाल। जनाबे चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा ओहदेदार तो वजीर आजम ही होता है ना मुल्क का। जो जितना बड़ा है उतना ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है। तो हमें यह देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मेरे ख्याल में नहीं निभाई है, बड़ी अफसोस की बात है। अभी आज इजलास ये भी खत्म हो जाएगा, कौमी असम्बली का भी मेरा ख्याल है खत्म ही हो जाएगा, वजीर आजम साहब तो नहीं आए ना। और अगर ये सवाल कहीं हो तो कहते हैं जी अपोजिशन लीडर भी तो नहीं आया, तो भाई अपोजिशन के पीछे चल रहे हैं आप क्या? तो फिर अपोजिशन की बाकी भी बातें मान लें। और अपोजिशन लीडर जो है उसमें और वजीर आजम में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो ठीक है, उनका एक इशू है बीमारी का, जो कि अल्लाह का शुक्र है वजीर आजम को नहीं है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है किसी भी किस्म की। कहा यह जाता है जी बहुत ज्यादा सुबह से रात तक वो लगे हुए हैं, किस चीज पे लगे हुए हैं भाई? लॉकडाउन पे कोई इत्तफाक राय नहीं है। आप कुछ ऐलान करते हैं, हो कुछ जाता है, तो क्या कर रहे हैं पता तो लगे ना। और इसके जो रिपरकशंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मसलन कल परसों में अखबार में पढ़ रहा था कि टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे जबरदस्त हमले किए हुए, थल की तरफ इधर उधर। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि डीजल गायब हो गया। अब डीजल गायब होने का मतलब यह है कि आपकी जो लार्जेस्ट आबादी है वो ज़राअत से वो मुंसलिक है। मुझे बताइए कि उनका ट्यूबवेल कैसे चलेगा?
वो टिड्डी दल का मुकाबला कैसे करेंगे, किस तरीके से उनकी मशीनें जो हैं वो काम करेंगी और ऑपरेट करेंगी, और हुकूमत ने क्या सोचा, अभी तक किसी ने नाम भी नहीं लिया इस बात का। ये कितने बड़ा परसेंटेज है, कभी लोग कहते हैं 70% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, कभी इससे कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन ये हुकूमत का काम था ना, हुकूमत का, और ये वजीर सेहत का खास तौर से काम है। आजकल तो वो हमारे वजीर खारजा साहब चले गए, वही वजीर सेहत लगते हैं, हमें तो जवाब वो देते हैं, और वो जवाब भी देखे ना, एक तरफ ये कहा जाता है कोरोना पे बात करो, सियासत ना करो। एक तो ये अजीब गरीब राजा साहब बात है कि सियासत ना करो, जैसे सियासत कोई गाली होगी। मैं तो सियासत करता हूं, मैं तो सियासतदान हूं, और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा। और जो लोग ये कहते हैं ना सियासत ना करो, वो अपने आप को गाली दे रहे होते हैं। सियासत ना करो का मतलब ये है कि आप झूठ मत बोलें, बददयानती ना करें, धोखा ना दें। ये बात आप अपने लिए कह रहे हैं ना, आप सियासतदान हैं ना। और सियासत तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में बैठ के की, सारी एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद से बैठ के चलाई है। उस सियासत को कैसे बुरा कहा जाता है? तो सियासत ना करो। अच्छा भाई, हम तो खैर करेंगे इसलिए कि हम सही सियासत करते हैं, हम धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, जो को उर्फ़े आम में ये कहा और किया जाता है। ये वो काम है। मसलन मैंने अभी एक टिड्डी दल की बात की, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए। मसलन डेली वेजेस का मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पहले से जारी है उसका एक डाटा मौजूद था, उसके मुताबिक लोगों को दिया गया है। एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ, वो ऐसा अजीबो गरीब डाटा है कि एहसन इकबाल को भी उसका पैगाम चला गया 12,000 रुपए का कि आगे ले लो। मतलब ये आप देखें ये हो रहा है। वो कहते हैं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। भाई क्या काम कर रहे हैं आप लोगों को आपने ये तो जो राशन वाशन दे रहे हैं, ये सारी फलाई तंजीमें हैं, जिसमें मैं सिराज साहब से भी ज़रूर कहूँगा कि इनकी अल खिदमत ने भी बड़ा काम किया है। दीगर वो अमजद साक़े साहब की हैं और बहुत सारी तंजीमें हैं जो अपना हमेशा ही करती हैं और करना चाहिए, बाकी लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन हुकूमत कहाँ पे है? हुकूमत तो नज़र नहीं आती है हमें। मतलब आप अभी तक ये तय नहीं कर सके। आप कहते हैं जी सारा सारा दिन हम मीटिंगें करते हैं। भाई मीटिंग में कुछ तय भी तो होना चाहिए ना। अगर यहां से एक बात, सबसे अहम बात क्या थी, सारा कुछ करने से पहले आपको कौमी इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए था ना जनाब चेयरमैन। पहला बयान शहबाज शरीफ साहब ने आके दिया कि जी मेरे अस्पताल हाजिर है, मैं हाजिर हूं, फलां फलां फलां, ठुकरा दिया गया। बिलावल साहब ने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा जी मैं वजीर आजम के साथ हूं और हम इस वबा का मिलकर मुकाबला करेंगे। उनके भी बयान को ठुकरा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरे 40,000 रजाकार हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूं, उसको भी ठुकरा दिया गया। लेकिन आपने टाइगर फोर्स बना ली और नाम देखिए कैसा रखा। अपने कुत्ते का नाम भी टाइगर है और अपने फोर्स का भी नाम टाइगर। ये मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, मैं मजाहिया तौर पे नहीं कह रहा है कि भाई आप मतलब कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बातें, यही बातें तो मीटिंगों में सोची जाती हैं, तो वहां पे क्या सोचा जा रहा है? फिर लॉकडाउन है जी। बात यह है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ना। आप यहां से ऐलान करते हैं, अगले दिन आपके चीफ मिनिस्टर, आपके वसीम अकरम प्लस आपके केपीके के चीफ मिनिस्टर आपके ऐलान के बरक्स करते हैं, तो आप कहां पे स्टैंड करते हैं? फिर जब आपसे का बस नहीं चलता तो आप कहते हैं कि जी अशराफिया कर रहा है। भैया अशराफिया क्या चीज होती है? इसको डिफाइन होना चाहिए ना। अशराफिया कौन सी अशराफिया? वजीर आजम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कैसे कह सकता है कि अशराफिया?
और फिर जनाब चेयरमैन बड़ी तकलीफ दे बात है कि किट्टे आती हैं चाइना से, शुरू की बात है, अखबारों में ये सारी चीज छपी, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा कि वो वापस स्मगल हो गई, माल बना लिया गया है और एडवाइजर का नाम आता है उसमें हेल्थ के। मतलब कि ये सारी चीजें छप चुकी हैं और उस पर हुकूमत कहती है जी इंक्वायरी करेंगे। इसी एपिडेमिक में जो है वो चीनी और गंदम और अजीब तरह तरह के स्कैंडल आ रहे हैं और उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, हुकूमत के लोग इन्वॉल्व हैं। भाई हम कहते हैं कि यार ये रमजान का महीना है ना, ये तो इबादत का महीना है, करप्शन आप बाद में कर लीजिएगा, हमें पता हमारे कहने से रुकेंगे तो नहीं। हर आदमी मतलब कि इक्का दुक्का ये मैं हमारे चंद लोगों को छोड़ दें, बाकी कोई बख्श नहीं रहा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं, इत्तलात भी। तो भाई ये वबा फैली हुई है आपके यहाँ करप्शन के, जी आज कमीशन बन गया, आज एक्सीडेंट हो गया, आज फलाना हो गया, आज फलाना हो गया। अब बाद में कर लीजिएगा ना, चले बाद में नहीं करते तो ये रमजान में तो छोड़ दें। मुझे किसी ने कहा कि रमजान तो इबादत का महीना होता है, या हुकूमत के करप्शन के केसेस बाहर आ रहे हैं तो ये करप्शन क्यों कर रही है? मैंने कहा करप्शन कर ही नहीं रही। मैंने कहा ये हुकूमत और पीटीआई करप्ट नहीं है, ये करप्शन कर ही नहीं रही इसलिए कि ये करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं है, ये करप्शन को इबादत समझते हैं तो रमजान में इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। आप देखें सर ये कितने केसेस आ चुके हैं, खुद इंक्वायरी कमेटियां बिठाई हुई हैं, कमीशन बिठाए हुए हैं अपने वजीरों के खिलाफ, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं है। आटा चोर चीनी चोर जो वजीर थे उन्हें प्रमोट कर दिया। इससे पहले जो वजीर सेहत थे उन्होंने 400% दवाई की कीमतें बढ़ाई थी। मैं जनाब चेयरमैन ये कहना चाहता हूं कि दवाई की कीमत तो ना आपने कम नहीं की ना, ये मतलब चक्कर ना दें, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। अगर आप ये समझते हैं कि दवाई की कीमत नाजायज बढ़ाई गई है, उसमें हैंकी भैंकी हुई है, तो पहले तो दवाई की कीमत कम कर रहे हैं ना आप। चीनी की कीमत 40-40 रुपए पर किलो बढ़ा दी, वो तो आज तक बढ़ रही है, गरीबों पे तो उसका बोझ है। ठीक है, आटे की कीमत बढ़ चुकी है, आपने क्या कम की है? नहीं की। महीनों गुजर गए, चक्कर दिए जा रहे हैं और आप कहते हैं कि जी अशराफिया ने लॉकडाउन जो है वो खत्म कर दिया। देखो भाई अशराफिया जो है ना जनाब चेयरमैन, ये खुद हुकूमत अशराफिया है। क्या इसके अंदर जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं वो अशराफिया से ताल्लुक नहीं रखते? सारे अशरफ इनकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं और एक बढ़ के अशरफ है, दबा के मालवीय बना रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुशर्रफ ब करप्शन हो चुके हैं, तो आप किसको अशराफिया कह रहे हैं? किसको समझा रहे हैं कि आप मतलब कि अशराफिया? ये बेबसी की इंतहा है ये कहना। मैं नहीं चाहता कि कोई इलेक्टेड आदमी जैसे भी बना दिया है ना आपको, वो थे नहीं, शाह साहब चले गए हैं। मसाइल पता क्यों पैदा हो रहे हैं? वो कह रहे थे जी सिंध से बू आ रही है तासुब की। हमने लोहा मनवाया था पंजाब में, हम सिंध में भी लोहा मनवाए। इधर वबा फैली है, वो लोहा मनवाने के चक्कर में। वह कोई बात है? आप लोहा बाद में, आपने कौन सा लोहा मनवा लिया था? सारा कुछ करने के बावजूद हम पैर की उंगली के समेत आप पंजाब में तो हार गए थे ना, तो आप कैसे कह रहे हैं कि पंजाब में लोहा मनवाया था? आपने तो मुख्तलिफ पार्टियों को, आज़ाद को साथ मिला के बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनाई ना।
तो जनाब चेयरमैन, ये गैर संजीदगी है मेरे नज़दीक। इस गैर संजीदगी को होना चाहिए। मसलन कोरोना की जो ये वैक्सीन बन रही है, ये मुशाहिद हुसैन साहब को ज़्यादा पता होगा, इस पे कोई 15 से 20 फर्में ऐसी हैं, कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं, जिनमें 4-5 बहुत बड़ी हैं, और उनके जो कंसोर्शियम बने हैं, उन कंसोर्शियम में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप $100 मिलियन उस कंसोर्शियम में शामिल होने के दे देंगे तो कल को आपको बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं देने पड़ेंगे। ये वो काम है करने वाले। लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं पार्टिसिपेशन हुई है किसी एक कंसोर्शियम में, और बड़े छोटे छोटे मुल्क उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए कि समझदार लोग हैं, उन्हें पता है कि कल को जिस वक्त बननी तो है इसकी वैक्सीन, बिकेगी भी, कंसोर्शियम का जो हिस्सा होंगे उन्हें पहले मिलेगी, और जो कंसोर्शियम का हिस्सा नहीं होंगे उन्हें वो वैक्सीन मिलेगी तो पहले कंसोर्शियम के मेंबरान को मिलेगी, बाकियों को बाद में मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई हाल तो नहीं है ना। अशराफिया बस बैठी हुई है, अशरफ साहब सारे बैठे हुए हैं, और वो दबी रखो प्रोग्राम जारी है। जी मुशाहिद साहब, अभी कितना, अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ, थोड़ा ही होता है टाइम इंशाल्लाह। जी। मैं और कुछ चीज़ों पे भी बात करना चाहता था। देखें, हुकूमत बहुत सारे, मसलन खत्म नबूवत की बात पीछे बहुत ज़्यादा हुई। इसी वबा में नूरुल्लाह कादरी साहब के कई बयान आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने यहां तक कहा, देखें ये वो इश्यूज हैं कि सेटल्ड इशू हैं, उनको आप छेड़ने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जी 6 वज़रा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, हम वो किरदार नहीं अदा करना चाहते जो पीटीआई ने हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदा किया था, जिसके नतीजे में हमारे वज़ीर दाखिला को गोली मारी गई थी, वज़ीर ख़ारजा पे डीजल फेंका गया था सियालकोट में, मियाँ नवाज शरीफ साहब पे जूता फेंका गया था, यहाँ पे एक धरना करवाया गया था। उस धरने में आज पीटीआई के बहुत सारे वजीर हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं उनका, मुझे एक एक बात याद है, वो जाके उस धरने में बैठा करते थे। हालांकि वो जो एक मिस्टेक हुई थी वो 24 घंटे में रिमूव हो गई थी, और उसके बाद इस सेनेट में जब हमदुल्ला साहब, हमारे जो साबिक सेनेटर हैं, उनकी तरमीम पे वोटिंग हुई तो पीटीआई ने वोट नहीं दिया था। मतलब आप किरदार देखें क्या है। और अभी भी भाई ये वो है ना, ये ख़त्म नबूवत का मसला, ये मुसलमानों का, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर के मुसलमानों का मसला है। और इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर उसका ख़त्म नबूवत पे ईमान ना हो। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, हमारे यहाँ बहुत सारी अक़लियतें हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है। हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, और भी होंगे कोई, किसी को कभी शिकायत नहीं हुई। और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा ताल्लुक़ उस रियासत से है जिस रियासत ने कभी किसी अक़लियत के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। हालांकि बहुत तरक्की याफ्ता रियासतें दुनिया में ऐसी हैं जो मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करती हैं। हिंदुस्तान आजकल क्या कर रहा है, समेत ईसाइयों के, मुसलमानों के साथ तो कर रहा है, दलितों के साथ भी कर रहा है, लेकिन ईसाइयों का गिरजा जला रहे हैं। वो कहते हैं हम रहने नहीं देंगे किसी को, और रियासत उनको सपोर्ट करती है। हमारी रियासत ने तो कभी ये काम नहीं किया जनाबे चेयरमैन, हमारी रियासत ने इसलिए नहीं किया। अच्छा, अब सवाल ये है
कि 1974 में, मैं आपको जनाब चेयरमैन ये बात बताना चाहता हूँ, जी मुशाहिद साहब। राजा साहब भी उस ज़माने में बड़े एक्टिव थे, अभी भी एक्टिव हैं माशाल्लाह। एक ख़त्म नबूवत मूवमेंट चली थी, मैंने खुद उसमें जेल भी काटी थी, इस हालत में कि मुझे टाइफाइड था, ज़रा सा ठीक हुआ था तो मुझे घर से पकड़ के, मैं काबू नहीं आता था वैसे पुलिस के, लेकिन मेरे से भागा नहीं गया, मुझे ताकत ही नहीं थी, तो मुझे ले गए पकड़ के। थाना डी डिवीजन है यहाँ पे, एक मरहूम मलक गुलाम रजा उसका SHO था, हाँ पटापता था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जी जी। और ताहिर साहब DSP से मुझे फिजिकली उन्होंने टॉर्चर किया था बड़ी बुरी थी, इसी ख़त्म नबूवत। फिर मुझे खैर वो जेल भेज दिया, बड़ी लंबी कहानी है। ये लाल मस्जिद वाले उस ज़माने में इनके वालिद होते थे अब्दुल्ला साहब, वो भी जेल में थे, 39 लोग, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। भुट्टो साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, भुट्टो साहब ने जब गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया ना, तो उन्होंने उससे पहले इनके उलमा जो हैं सो कादियानियों के, उस वक्त मेरा ख्याल बशीरुद्दीन या नासिरुद्दीन बशीर को इसी तरह का नाम था, उसको बुलाया था। इस पार्लियामेंट में आके उन्होंने ये कहा, जनाब चेयरमैन मैं हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं, कि हम तुम्हें नहीं मानते, सबको कहा कि हम तुम्हें मुसलमान नहीं मानते, तुम क्या हमें क्या गैर मुस्लिम अक़लियत करार दोगे। उसके बाद फिर भुट्टो साहब ने, उस वक्त बड़े बड़े जय्यद लोग जिंदा थे, सैयद अबुल आला मौदूदी थे, शाहबुद नूरानी थे, मौलाना मुफ्ती महमूद थे, नवाज़ नसरुल्लाह खान थे, मौलाना मुस्तफ़ा अल-अज़हरी थे, मौलाना ज़फ़र अहमद खान अंसारी थे, और बहुत सारे लोग थे, मुज़फ़्फ़र शमसी साहब थे, ये बाबर रवान भी थे उसमें, इन्होंने भी जेल जूल काटी, मुझे याद है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो इनके इमरान खान के बहन है, वो भी उस ज़माने में यहाँ पे जी मुशाहिद साहब, यूनिवर्सिटी के सदर थे। जी जी मुशाहिद साहब। जी जी जी, मैं थोड़ा सा आज मेहरबानी करें, आज आपने आप बहुत टाइम हो गया। नहीं अभी कहाँ, अभी तो सुबह के माथे पे रंग काला है। चले अब मुशाहिद साहब जल्दी करेंगे, मैं जल्दी करूंगा, क्योंकि बाकी भी सेनेटर सिराज साहब ने कहीं जाना है, उन्होंने गुजारिश की है कि अगर मुझे। जी, तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि देखे, वो है ना, अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, ला किताब आबादी, ला रसूल आबादी, ये चीजें तय हो चुकी हैं, इनको छेड़ने की। और छेड़ता कौन है? कादियानी। मैं किसी मारपीट के खिलाफ हूं, मैं नहीं चाहता किसी गैर मुस्लिम के साथ भी कोई फिजिकल इस तरह से, लेकिन मेरी बात की कोई तरदीद करे कि जब मोदी तिल अबीब जाता है, अभी कुछ अरसा पहले गया है, तो 8-10 बंदे जो जहाज के करीब खड़े थे, जब सबका तारुफ कराया जाता है तो एक साहब थे, कोई कासिम या कोई इस तरह का नाम, वो मोदी को कहते हैं मैं इजराइल का कादियानियों का यहाँ का खलीफा हूं, तो मोदी उसको गले लगा लेता है। आज एक किताब फरोश शकूर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच जाता है और पाकिस्तान की शिकायतें करता है। आप देखें सारी दुनिया में कर क्या रहे हैं ये पाकिस्तानी की रियासत के खिलाफ। सारी दुनिया में, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, इनको वीजे मिल जाते हैं, इनके बड़े बड़े वहां पे तवार होते हैं, जलसा सालाना होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। बेपनाह जायदादें इनको मिल चुकी हैं, 4-4 मर्सिडीजों पे निकलते हैं, लंदन जैसी जगह पे, वो उनका वजीर आजम नहीं निकलता। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कभी फलस्तीन की बात की, कभी कश्मीर की बात की, कभी रोहिंग्या के मुसलमानों की बात की, कभी जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ वो उनकी बात की? नहीं की ना आपने। बांग्लादेश में कभी जो कुछ ज्यादतियां हुई हैं उस पर बात की? आपको क्यों, आप महबूब हैं इस्लाम दुश्मनों के, पूरी दुनिया में जो इस्लाम दुश्मन रियासत है जहां पे ज्यादती की जाती है मुसलमानों के साथ, वो आपको प्रोटेक्शन क्यों देते हैं, ये सवाल है। तो जनाबे वाला वो है ना, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादी सीना।
हमारा तो ईमान है, हर हम अपनी सियासत पे, अपनी ज़िंदगी पे, अपनी सियासी जमातों पे तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ईमान पे नहीं कर सकते। जी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो मैं मौजूदा हुकूमत को भी ये कहना चाहता हूँ, 6 अशरफ हैं जिन्होंने उनकी कमीशन में उनको डालने की हिमायत की, भाई डालें ज़रूर, लेकिन वो ऐलान करें पहले कि जनाब हम अपने आप को अक़लियत समझते हैं, आप मुसलमान हैं, हम नहीं हैं। बिल्कुल उनको पूरा पूरा हक देना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दुनिया भर में आप दुश्मनियाँ करते फिरें, हमें मुसलमान भी ना समझें और आपको यहाँ पे कमीशनों में डाल दिया जाए? ये तो नहीं हो सकता। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए ना, ये क्यों नहीं सोचते? ये इतने डरते हैं। वो वहाँ पे शकूर जो है जाके शिकायत करता है तो यहाँ पे हम लोग थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। नाम चले हर नामदास का, काम चले अमेरिका का, मूर्ख इस कोशिश में है सूरज न ढले अमेरिका का, और निर्धन की आंखों में आंसू आज भी हैं और कल भी थे। बिरला के घर दिवाली है, तेल जले अमेरिका का, और दुनिया भर के मजलूमों ने राज ये सारा जान लिया। आज है ज़ेरा जरदारों के साए तले अमेरिका का। तो मैं जनाबे वाला मैं बस 2-3 मिनट थैंक यू जी, मैं 2-3 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ जी मुशाहिद साहब। अभी और 3 मिनट है तो बहुत सारे, आप 30 मिनट करा ले मेरे से, मैं अभी कर दूंगा जी, बड़ी मेहरबानी, 2 मिनट लगे, मैं जल्दी करता हूँ करें। जी, जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो ये इसको ये ना समझें, पाकिस्तान के मुसलमान जाग रहे हैं और इसको मत छेड़ें, ये आग में मत कूदें। आप पहले हमसे ज्यादती कर चुके हैं अपने इक़्तिदार के लिए। अपने इक़्तिदार को, आपके इक़्तिदार को दबाम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वो देंगे, अमेरिका नहीं दे सकता। शकूर की शिकायतों को मत सुने। मोदी ने जो जफ्फी डाली थी तेल अबीब में जिस बंदे, उनको वजन दें, वजन अपने ईमान को दें, कलमे को दें। वो तो कलमे को नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि जी ठीक है। अच्छा, वो चक्कर देते हैं कि जी हमारा खत्म नबूवत पे ईमान है। भाई खत्म नबूवत पे ईमान है तो कहें कि फिर कोई और उसके बाद नबी नहीं आएगा, मसीह माऊद नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ये भी तो कहें ना। ये नहीं कहते। एक और है, मुझे बुरा ना मनाएं, ये सारी दुनिया ने देखा है। गोरशाही का बेटा है जिसके बैनर इनके 126 दिन के धरने में लगे हुए थे, उनके लोग आके बैनर लेके खड़े हुए थे। वो कहते जी गोरशाही की मुलाकात हुई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अमेरिका में। बताओ यार, अजीब अजीब लोग हैं। मुझे कहते हैं कि जी इनके फॉलोअर तो है ना। मैं कहा फॉलोअर तो सलमान रुश्दी के भी हैं, तस्लीमा नसरीन के भी हैं। हर जो बीमारी होती है फॉलोअर तो उससे मिल जाते हैं, और 1500 साल से मिलते रहे। इसका ये मतलब है कि सवाद आजम के खिलाफ साजिशें हों और हम चुप रहें। हम चुप नहीं रहेंगे जनाब चेयरमैन, हम बिल्कुल इस पे मैं जी हो गए 3 मिनट सर अभी मेहरबानी करें, मैं उसके बाद बड़ी मेहरबानी। फिर ये रुत ये समा मिले ना मिले, बस आखिरी शेर हो गए। आरज़ू का चमन खिले ना खिले, वक्त का एतबार कौन करे, बड़ी मेहरबानी अब तेरा इंतजार कौन करे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। कम से कम एक काम तो कर लें। आप एक काम, आप कौमी इत्तेफाक राय क्यों पैदा नहीं करते? अभी कल की बात है, कल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुंतखब हुआ, 13 लोगों ने वॉकआउट किया। पाकिस्तान की तारीख में कभी कश्मीर कमेटी पे वॉकआउट नहीं हुआ। हमने ये कहा वहां पे, ये शायरी भी थी वहां पे, कि भाई आप थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए एडजॉर्न करें, कंसेंसस कैंडिडेट लेके आए। लेकिन जिस तरीके से वहां पे बिहेव किया गया, इसका मतलब है कश्मीर की कोई अहमियत ही नहीं। तो ऐसा न करें जनाबे वाला। वो है ना कि हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, लेकिन इन दोनों मुल्कों में अमेरिका का डेरा है। और एट की गंदम खा के हमने कितने धोखे खाए हैं, पूछना हमने अमेरिका के कितने नाज उठाए हैं। फिर भी अब तक वादिये गुल को संगीनों ने घेरा है। हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि कौमी इत्तफाक राय पैदा करें, शहबाज शरीफ साहब से बात करें, वो अच्छा जवाब देंगे। बिलावल साहब से बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब से बात करें, इन्हें बुलाएं, सिराजुल हक साहब से बात करें, दीगर लोगों से बात करें, और ये सारा इस वबा में आपका साथ देंगे। माजी में देखें, लेकिन आप मतलब कि इतनी नफरत भरी हुई है, हमें दुश्मन समझते हैं। हम तो आपको अपना दुश्मन नहीं समझते, आप हमें अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? कश्मीर के इशू पे आप कुछ करने को तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम की आप बातें कर रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस की आप बातें कर रहे हैं, अपोजिशन से इंतकामी कार्रवाई आप कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी की कितनी बात करते थे, आज कोई उसकी बात नहीं करता। आज कोई, सर 1-2 मिनट खत्म है, 1-2 मिनट खत्म। आफिया सिद्दीकी की कोई बात क्यों नहीं करता बात उसकी? अब भूल गए सारा कुछ, वोटें लेने के लिए आप उसकी बातें किया करते थे। अब करें ना, आप एक दिन में उनका पायलट भी दे देते हैं, आप जो वो कहते हैं उसी दिन करते हैं, तो भाई उसके बदले में कुछ ले भी तो लिया करें ना। तो लेते वक्त तो आपको, और अगर आप ये नहीं करेंगे, जो हालात तो कोई अच्छे नहीं है ना इस मुल्क के, वो है ना, मिट गया हो जिस जगह से इम्तियाज खैर व शर, सरकशी जुल्म और बगावत पर हो मायल हर बशर, और कुफ्र की आगोश में हो जिस जगह के बामोदर, ए अबाबीलो वहां कंकर बरसने चाहिए, बर्फ गिरनी चाहिए, पत्थर बरसने चाहिए। वमा अलैना इल्ला। लीडर ऑफ द अपोजिशन